हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज, जिसका आज पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको एक सपोर्ट बहुत मोटिवेशन देता है हमें। निम्नलिखित में से, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है, जैसे जल का वाष्प में बदलना और वाष्प का फिर जल में बदलना, मतलब इसमें अवस्था परिवर्तन होती है, उसका रासायनिक स्ट्रक्चर परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए है, जल के क्वथन पर जल वाष्प का बनना, वही जल का वाष्प में बदलना, वाष्प का फिर जल में बदलना, तो भौतिक परिवर्तन हुआ। बर्फ के गलन पर जल का बनना, अवस्था परिवर्तन, फिर क्या जल बन सकता है, बिल्कुल सही है। जल में लवण का विलय होना, बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है। द्रवित पेट्रोल को गैस में बदलना, ये नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, संयोजन अभिक्रिया का, उपचयन अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया का, उदासीकरण अभिक्रिया का। ऑप्शन नंबर 1 है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। बिल्कुल, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। संयोजन अभिक्रिया का नहीं, कोई संयोजन नहीं है, प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन तो 1 वाला ऑप्शन होगा, बिल्कुल 1 वाला ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा, ना ही ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद उपचयन अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया का, क्या ये उपचयन अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया? देखो, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को अलग कर दिया, अमोनिया का ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है, बिल्कुल उपचयन अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, दी गई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। Fe3 सॉलिड स्टेट में निम्नलिखित सत्य बताना है आपको। आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है, क्या आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है? जल अपचयित हो रहा है, जल अपचय के रूप में कार्य कर रहा है, जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। आइए देखते हैं। जल ऑक्सीकृत हो रहा है, Fe बिल्कुल जल का ऑक्सीकृत, Fe3 में ऑक्सीजन जुड़ा, जल का ऑक्सीकृत हो रहा है। ये ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकृत कहलाता है, या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। जल अपचयित हो रहा है, देखो जल अपचयित हो रहा है क्या? बिल्कुल, हाइड्रोजन का हटना भी अपचयन, हाइड्रोजन का हटना अपचयन कहलाता है। और जल अपचय के रूप में कार्य कर, जल अपचय के रूप में कार्य कर रहा है, नहीं, जल जो है ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि Fe को ऑक्सीकृत कर रहा है जल, तो ऑप्शन नंबर तीसरा तो बिल्कुल होगा नहीं, तो जिसमें तीसरा है उसको काटो, ये भी गया, ये भी गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी है, ये ऑक्सीकृत हो रही है, जल अपचयित हो रहा है, ये भी है, तो ये तो हो नहीं सकता, बचा गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से प्रक्रम ऊष्मक्षेपी है। ऊष्मक्षेपी क्या होता है? ऊष्मक्षेपी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मशोषी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ली जाती है। बिना बुझे चूने के साथ, ऑप्शन नंबर 1 है, बिना बुझे चूने के साथ जल अभिक्रिया, बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया कैसे ऊष्मक्षेपी है कि ऊष्मशोषी है? देखते हैं। एक अम्ल का तनुकरण, जल का वाष्पीकरण, कपूल क्रिस्टल का धर्मपतन। बिना बुझे चूने के साथ जब जल की अभिक्रिया आप कराओगे तो ऊष्मा निकलेगी। आपने देखा होगा जब कलर वगैरह करते हैं तो जो बिना बुझे चूना होता है, बिना बुझे चूना जिसका सूत्र होता है आपका
इसका सूत्र होता है CuO, कैल्शियम, कैल्शियम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया, उसमें शोषी अभिक्रिया होगी। बिल्कुल, ये तो सही है आपका, ये सही होगा। अम्ल का तनुकण, अम्ल को जब आप अम्ल का तनु अम्ल में जब आप जल मिलाएंगे तो उसमें निकलेगी। बिल्कुल, उसमें हीट निकलेगी। जल का वाष्पीकरण, जल को जब आप वाष्पीकृत करोगे तो आपको उष्मा देने की जरूरत होगी, मतलब उष्मा आप दोगे तो उसमें शोषित होने उसमें शेपित होगी नहीं, ये तो उसमें शोषी होगी। कपूर कृष्ण को उदरपादन, जब आपको जैसे आपको कपूर को उदरपादन करना है तो आप क्या करोगे, उसको हीट दोगे जब उसको, तो उसमें शोपी भी गई। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर चौथे का आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक और बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ो। 25 ml जलयुक्त ABC के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए गए हैं। A, B तथा C बीकरों में कुछ मात्रा में क्रम से सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्जल, कॉपर सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड मिलाया गया है। यह प्रदर्शित किया गया है कि बीकर A तथा B के विलयन के ताप में वृद्धि हुई जब बीकर C के विलयन के ताप में कमी हुई। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पॉइंट नंबर वन, बीकर A तथा B में ऊष्मक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ। देखो भाई, A और B में ऊष्मक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ। इसमें क्या किया गया, 3 बीकर हैं, जैसे 25 ml जलयुक्त चिन्हित बीकर लिए गए हैं। कुछ मात्रा में सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिलाया गया है। बीकर के ताप में वृद्धि हुई जबकि सी ताप में, ए और बी के ताप में वृद्धि हुई जबकि सी के ताप में कमी हुई। तो मतलब ए और बी जो है उष्मा शेपी है और सी में क्या हुई, उष्मा क्षोषी अभिक्रिया संपन्न हुई। तो ए तथा बी में उष्मा शेपी संपन्न हुआ, बिल्कुल। ए और बी में उष्मा शेपी संपन्न हुआ, ये बिल्कुल सही है। ए बी में उष्मा शोषी संपन्न हुआ, नहीं। ए बी में उष्मा शोषी संपन्न नहीं है। बीकर सी में उष्मक्षेपी संपन्न हुई, नहीं। उष्मा शोषी संपन्न हुई, ये भी नहीं हो सकता। बीकर सी में उष्मा शोषी संपन्न हुआ, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, पहला और चौथा आपको बिल्कुल सही है। चलिए एक और, ये बेहतरीन क्वेश्चन है एनसीईआरटी के भाई साहब। अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण होता है तथा अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपयुक्त परीक्षण के लिए सही है? KMnO4 ऑक्सीकारक है, यह FeSO4 को ऑक्सीकृत करता है। FeSO4 एक ऑक्सीकारक है, यह KMnO4 को ऑक्सीकृत करता है। ऑप्शन नंबर सी, तन्यता के कारण रंग विलुप्त हो जाता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती। KMnO4 एक अस्थायी यौगिक है तथा FeSO4 की उपस्थिति में यह रंगहीन यौगिक अपघटित हो जाता है। अब देखिए क्या हुआ, अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का एक तनु विलयन धीरे धीरे मिलाएगा। तनु मतलब एक तो सांद्र होता है, तनु होता है। तनु वो मतलब जो कंसंट्रेट नेचुरल, एक ठंडा विलयन भी बोल सकते हैं उसको, होता है, धीरे धीरे मिलाया गया। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण होता है तथा अंतरंग विलुप्त हो जाता है। इसका जामुनी रंग धीरे धीरे रंगहीन यौगिक के रूप में परिवर्तित होता रहता है। KMnO4 ऑक्सीकारक है, यह FeSO4 को ऑक्सीकृत करता है, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है क्योंकि FeSO4 ऑक्सीकारक तो हो नहीं सकता, KMnO4 को ऑक्सीकृत कर नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी द्विस्थापन अभिक्रिया
या अभिक्रियाएं हैं। अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? अभिक्रिया आपकी 4 प्रकार की होती है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो पॉइंट नंबर 1, इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया बतानी है। पीबी लेड को कॉपर क्लोराइड, ये तो विस्थापन अभिक्रिया हुई। इसने कॉपर को विस्थापित कर दिया। NaSO4 द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये जी बिल्कुल पॉइंट नंबर बी बिल्कुल सही है आपका। कॉपर से ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ, और ये भी विस्थापन अभिक्रिया हुआ। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया बताने, द्विविस्थापन बी, इसमें केवल बी सही है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाती है? सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से, सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन से, सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस में विघटित होने से, सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण से। पॉइंट नंबर 1, सिल्वर क्लोराइड के अपघटन सिल्वर बनने से, क्या ऐसे होने पर स्लेटी हो जाती है? सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन से, क्या इसके कारण होती है? सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस में विघटित होने से, सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण से, सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से। जब उसको आप सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की उपस्थिति में रखेंगे तो सिल्वर और जो क्लोरीन गैस वहाँ से गैस बनकर उड़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। बिल्कुल, इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, इसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है? यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। क्या एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका पीएच विलयन, परिणामी विलयन की पीएच 7 से अधिक होती है, परिणामी विलयन की पीएच 7 से कम होती है। पॉइंट नंबर 1, क्या ये एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? नहीं। जब आप ठोस कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाएंगे तो आपने देखा होगा उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी, हीट निकलेगी, तो उसमें शोषित हो नहीं सकती। तो क्या होगी? ऊष्माक्षेपी होगी। ऊष्माक्षेपी होगी तो पॉइंट नंबर बी आपका सही हुआ। यह परिणामी विलयन 7 से अधिक होगा। अब देखो क्या, कैल्शियम एक धातु है, क्षार है, तो इसका पीएच वैल्यू जो है 7 से अधिक ही होगा, क्योंकि क्षार जो धातु होती है सारे प्रकार के प्रकृति की होती है, और सारी जो होती हैं उनका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। परिणामी विलयन पी की पीएच 7 से कम होती है। नहीं, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है? बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट अभिक्रिया के साथ बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के प्रकार को सही दर्शाता है? क्या एक विस्थापन अभिक्रिया होगी? बेरियम क्लोराइड को जब अमोनियम के साथ आप अभिक्रिया कराएंगे तो आपको बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड देता है। क्या विस्थापन अभिक्रिया होगा? नहीं, विस्थापन नहीं होगी, यह अविक्षेपण होगा। बिल्कुल, जब बेरियम क्लोराइड का आप अमोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करोगे तो इसमें अविक्षेपण बनता है।
तो पॉइंट नंबर बी बिल्कुल सही हुआ। संयोजन अभिक्रिया है, क्या है संयोजन अभिक्रिया होगी? नहीं, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक या दो तत्व मिलकर एक नया पदार्थ उत्पन्न करते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया नहीं होगी, क्या है द्विस्थापन अभिक्रिया होगी। बिल्कुल, इसमें दो और दो तत्व मिलकर दो अलग अलग तत्वों का निर्माण करते हैं, इसे द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो पॉइंट नंबर चौथा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल की विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात बताना है। मोलर अनुपात क्या होगा? अब हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2O, जल का होता है H2O, तो इसका आपको बताना है मोलर अनुपात, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का मोलर अनुपात। इसका मोलर अनुपात क्या होगा? इसका मोलर अनुपात होगा 2:1। चलिए नहीं तो बिल्कुल आसान था। निम्नलिखित में से कौन सा से ऊष्मशोषी प्रक्रम है? ऊष्मशोषी प्रक्रम ऐसे मतलब जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, जिसमें हीट निकलती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण मतलब जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल को में जल मिलाएंगे तो क्या उसमें ऊष्मा निकलेगी, उसमें प्रोड्यूस होगी? नहीं। शुष्क बर्फ का उदरपातन, जब आप शुष्क बर्फ का उदरपातन करेंगे तो आपको हीट की जरूरत पड़ेगी, तो आप उसको हीट दोगे तो तभी तो उसका उदरपातन होगा शुष्क बर्फ का। तो ये बिल्कुल सही है। जलवाष्प का सघन, जलवाष्प को सघन करने के लिए आपको हीट की जरूरत पड़ेगी? नहीं, इसमें आपको हीट की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। जलवाष्प का वाष्पीकरण, जब आप जल को वाष्पीकृत करेंगे तो आपको हीट की जरूरत पड़ेगी, आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो बिल्कुल पॉइंट नंबर बिल्कुल 4 सही है। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेपण बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध न हो तो निम्नलिखित में से किसे लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है? लेड सल्फेट अम्लीय, लेड एसिटेट को, अमोनियम नाइट्रेट को, पोटेशियम सल्फेट को? नहीं, इसमें आप केवल लेड एसिटेट का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ये आपको रोज़मर्रा की दिनचर्या में प्रयोग होने वाला क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन अथवा ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड अथवा हीलियम का, हीलियम तथा नाइट्रोजन का? तो इसका ऑप्शन होगा हीलियम तथा नाइट्रोजन का, क्योंकि जो पैकेट चीज़ आती है उसमें हीलियम और नाइट्रोजन होती है, उनको लंबे समय तक टिकाऊ रखने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही है? इसमें अभिक्रिया के ये अभिक्रिया दी गई है, इसके संदर्भ में ऑप्शन दी गई है, बताना है कि कौन से सही है। यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्माशोषी प्रकृति की है। ऊष्माशोषी प्रकृति की है। क्या अपघटन अभिक्रिया? देखो इसमें ऊष्मा देने के बाद इसका पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में विघटित होगा। क्या अपघटन अभिक्रिया? बिल्कुल अपघटन अभिक्रिया है। ऊष्मा की जरूरत पड़ रही है इसमें देने के लिए? हाँ बिल्कुल ऊष्मा दे रहे हैं हम, और प्लस उत्प्रेरक भी है कि संयोजन में जब अपघटन है तो संयोजन नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत। यह अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्मा के निकलने के साथ उत्पन्न हुई नहीं, ऊष्मा देनी पड़ी जब अभिक्रिया संपन्न हुई। यह एक प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया है। ऊष्मा से भी नहीं, प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ी, ओनली ऊष्मा और उत्प्रेरक की जरूरत पड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है। निम्नलिखित प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है। एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण, निम्न दाब पर नहीं उच्च दाब पर होता है।
बिल्कुल गलत। वायु का द्रवीकरण, वायु का द्रवीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया होगी? नहीं, वायु का द्रवीकरण रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि ये एक अस्थायी अभिक्रिया होगी। चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना, नहीं, ये रासायनिक अभिक्रिया है। उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। निम्नलिखित प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। जब उच्च ताप पर आप कॉपर की तारों को गर्म करेंगे तो आपको एक नया पदार्थ उत्पन्न होते हुए दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में ताप पर क्रिया कारकों एवं क्रिया फलकों की अवस्थाओं को सही संकेत चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया गया है? आपको जो ब्रैकेट में सिंबल्स दिए गए हैं इनको बताना है कि सही संकेत चिन्ह दिया गया है। हाइड्रोजन है लिक्विड अवस्था में है, प्लस ऑक्सीजन भी लिक्विड अवस्था में है, तो H2O प्राप्त होगा। गैसीय अवस्था में बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है, ऑक्सीजन लिक्विड अवस्था में है और जल मिला है आपको लिक्विड अवस्था में। तो गैस और ऑक्सीजन की हाइड्रोजन बहुत हल्की गैस है तो उड़ जाएगी, बल्कि कैन वाटर नहीं, ये भी गलत है। हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है, ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में है, तो लिक्विड अवस्था में नहीं प्राप्त की जा सकती। हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है, जल आपका गैसीय अवस्था में प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाएं हैं? पोटेशियम क्लोराइड आयोडाइड उष्मा, ये तो अपघटन अभिक्रिया होगी। मैग्नीशियम संयोजन अभिक्रिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यह संयोजन अभिक्रिया है। बिल्कुल ये संयोजन अभिक्रिया है। एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये भी संयोजन अभिक्रिया है। जिंक, ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो दूसरा और तीसरा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन बढ़िया लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो हम आपके लिए हर रोज़ लाते हैं। अभी NCERT सीरीज चली हुई है जिसमें आज पहला चैप्टर था, दूसरा चैप्टर हो कल। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।